श्वेता सिंह मेरी सहयोगी हमारे साथ लाइव हैं और मनजीत नेगी भी इस समय हमारे साथ लाइव हैं। श्वेता, लगातार साल दर साल ये सवाल उठते हैं कि खरीद की प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों होती है। जब तक आप एक नया विमान खरीदते हैं तब तक आपके पुराने विमान थक चुके होते हैं, उनको निकालने की स्थिति आ जाती है। क्या आज जो राफेल के आने की तस्वीरें हैं उससे कोई शुभ संकेत है आने वाले दिनों के लिए कि अब काफी कुछ बदलेगा? रोहित, शुभ संकेत हम इसे मान सकते हैं कि जो फाइनल नेगोशिएशन हुए हैं उसमें 1.5 साल का समय लगा है, लगभग उससे अधिक नहीं लगा है, जबकि रक्षा सौदों के लिए बहुत समय लगता है। लेकिन अगर आप रक्षा सौदों पर होने वाली राजनीति देखें तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं आया है। बड़ी लंबी प्रक्रिया और बहुत स्पष्ट प्रक्रिया होती है जिसमें जो रक्षा मंत्रालय है वो भी जुड़ा रहता है। जिस सेना के लिए, जिस अंग के लिए खरीदारी होनी है उसके जो कर्मी होते हैं वो लगे होते हैं और आखिर में सरकार, जैसे यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है ये राफेल, इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। अमूमन जब बिचौलिया हुआ करते थे तब ज्यादा नुकसान होती थी, लेकिन अगर राफेल की यह गर्जना है तो इसमें यह समझिए कि इसमें हामी शामिल है वायुसेना के उन अफसरों की जो इतने सालों से उनके पास अनुभव है फ्लाइंग का, कॉम्बैट का, उन सब ने हामी भरी उसके लिए। आपके वायुसेना अध्यक्ष ने हामी भरी। उस समय वाइस चीफ भी ये कहते थे कि देखिए इससे बेहतर हमारे पास कोई विकल्प नहीं हो सकता। उसके बावजूद राजनीति हुई थी, माफ कीजिएगा। और आज की तारीख में अगर उस डील के साथ खड़े रहा गया और ये राफेल की गर्जना आज हमें भारत के आसमान में सुनाई दे रही है तो मुझे लगता है कि यही एक शुभ संकेत हम मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में कम से कम जब हमारी सेनाओं को और ताकत देने के लिए और उनके आधुनिकीकरण के लिए कोई खरीदारी की जा रही है तो उस समय राजनीति हो, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर हो, सही चीजों को लेकर हो। हालांकि मुझे लगता है अभी भी एक बार सवाल जरूर उठा दिया जाएगा कि पैसे कितने लगे। रोहित जी बिल्कुल, ये सवाल तो उठेगा क्योंकि राजनीतिक तौर पर इस सवाल का जवाब लगातार मांगा जाता रहा है। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं वो मजबूर सबको इस बात के लिए कर रही है राजनीतिक तौर पर भी कि वो श्रेय लेने में पीछे ना रह जाएं, वो ये साबित करने में जुटे रहें कि हमारी ही कोशिशों से आया है। बहरहाल कोशिश किसी की भी रही हो, इस वक्त की तस्वीर आपके सामने है और यही तस्वीर इस वक्त का सबसे बड़ा सत्य है कि देश की वायुसेना को वो विमान मिल गया है जिसके लिए वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य इस वक्त आ गई हैं लाइव, हम उनसे बात कर सकते हैं। अनुमा जी, इन तस्वीरों को देखने के बाद या पिछली जितनी भी घटनाएं, जितनी भी चर्चाएं, जितनी भी बातें राफेल को लेकर हुई हैं, आज आपके मन में क्या आ रहा है? खुद विमानों की परचेज और स्पेयर की परचेज से जुड़े होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 1999 में जब एक बार 126 मिराज 2000-5 की पूरी डील बिल्कुल तैयार थी और वो बिल्कुल उसे बीच में रोककर दोबारा प्रोसीजर करवाया गया था। फिर 2007 में जो टेंडरिंग हुई थी उसमें राफेल ने वो टेंडरिंग क्वालिफाई की थी, यूरोफाइटर ने भी की थी। 2012 में सरकार ने बता दिया था कि ये हम खरीदने ही वाले हैं, लेकिन उसके बाद एचएएल रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि कॉस्टिंग से रिलेटेड थी और राफेल एचएएल में बने हुए जो इक्विपमेंट हैं उनका सर्टिफिकेशन देने के लिए वो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद ये डील जो थी वो बंद हो गई थी 2014 में, जब तक मैं सेना में थी, वायुसेना में। और उसके बाद इसके बाद कोई टेंडरिंग नहीं हुई, सीधे इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो एक तरह से पूरा सारा कुछ इसका खाका तैयार था क्योंकि हम सारे लॉजिस्टिक्स ऑफिसर्स, हम सारे टेक्निकल ऑफिसर्स और पायलट मिलकर इन प्रोजेक्ट्स पे निरंतर काम करते हैं। हम 5 साल और 10 साल के आगे की परचेजेस करते हैं। तो बिल्कुल ये मत कहिएगा कि काम नहीं हो रहा था, काम हमेशा होता आया है। और हम सब की तो जो देश के लिए हम जो सेवा करते हैं वो हम यही तो नमक हम देश का खाते हैं जिसको हम अपने परचेज की प्रक्रिया में पूरी करते हैं। पर यह है कि इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट हो जाने के बाद इसकी डिलीवरी जल्दी हो गई। बाकी सब कुछ हमने टेंडरिंग वगैरह सारा कुछ इसका करके रखा था, हमने इसको सेलेक्ट करके रखा हुआ था ऑलरेडी इस एयरक्राफ्ट को MMRCA के रेंज। जी अनुमा जी, आप तो इन चीजों को बेहतर जानती हैं। इस तरह के विमानों को फ्लाई करने के लिए किस तरह की दक्षता की जरूरत होती है, किस तरह के स्किल सेट की जरूरत होती है? जो पायलट्स इनको उड़ाकर लाए होंगे वो किस आधार पर चुने जाते हैं कि इन्हीं लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजना है? देखिए, ये जो पायलट्स आए हैं 5 पायलट्स, उसमें से मैं जो इनके टीम लीडर है उनके बारे में बताऊं अगर आपको, एक तो उनको 21 साल से लगभग 21 साल का एक्सपीरियंस है भारतीय वायुसेना में। और
उनकी इनिशियल ट्रेनिंग के बाद उन्होंने MiG-21 बाइसन उड़ाया था, उसके बाद वो सुखोई 30 जैसे प्रीमियर एयरक्राफ्ट में भी थे। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही हमारे यहाँ जो प्रेस्टिजियस फाइटर पायलट्स के लिए कोर्स होता है और वो केवल 1% सबसे ज्यादा स्किल्ड पायलट्स को करवाया जाता है, तो वो टैक्टिक्स और एयर कॉम्बैट का होता है, वो उन्होंने किया और फिर वो सिलेक्ट होकर राफेल के जो टीम लीडर बने और वो करीब 6 से 8 महीने वो फ्रांस में थे, जहां उन्होंने इंडिया स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट के ऊपर अपनी दक्षता हासिल की है हर तरह के रोल में। और जो नॉर्मल फाइटर पायलट्स होते हैं, शुरू में तो एकेडमी में 200-250 घंटे की जो ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो ऑफिसर बनते हैं और उसमें अपनी स्किल्स के हिसाब से उनको टीम्स जो होती हैं वो अलोकेट होती हैं कि किनको मिराज में भेजना है, किनको मिग में भेजना है, किनको सुखोई 30 में भेजना है, कौन जगुआर्स में जाएंगे। तो उस तरह से एक बार एलोकेशन होता है और फिर धीरे धीरे वो अपनी दक्षता दिखाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, फिर आगे के प्रीमियर स्क्वाड्रन में उनका सिलेक्शन होता है। हमारे साथ दो मेहमान और आ गए हैं, रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर बर्लिन पवार हमारे साथ आ गई हैं और दीप्ति काला इस वक्त हमारे साथ आ गई हैं, वो भी रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। और श्वेता भी मेरी सहयोगी हमारे साथ हैं। मुझे यकीन है श्वेता आप भी इनसे बात करना चाहेंगी दोनों से, आप चाहें तो बीच में सवाल पूछ सकती हैं। लेकिन बर्लिन पवार जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आसमान में जब इस तरीके से देखते हैं वापस विमान को उड़ते हुए, तो हम लोगों की तरह आपके मन में भी आती है ये फीलिंग कि आपके पास तो मौका था कि आप उड़ा रही होती आज इसको? देखिए, हर किसी को हर लेवल पे अपनी तरफ से योगदान देने का मौका मिलता है और मैं आभारी हूं इंडियन एयरफोर्स की कि 10 साल मुझे मौका मिला एज ए फाइटर कंट्रोलर इन्हीं विमानों को अपनी पूर्ण सक्षमता के साथ कंट्रोल करने का। आई हैव पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइजेज जहां पे बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के एयरक्राफ्ट को एक साथ कंट्रोल किया जाता है, चाहे MiG-27 हो, आयरन फिस्ट जैसी एक्सरसाइज जो हम अपने वायु शक्ति को दिखाने के लिए पोखरण रेंज में करते हैं, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो हर किसी को अपने लेवल पे क्षमता दिखाने का मौका मिलता है। और जहां तक गर्जना की बात है, तो मुझे लगता है जितना गौरवान्वित आज आप फील कर रहे हैं, उतना ही हम लोग भी कर रहे हैं, बिकॉज टीवी चैनल्स के थ्रू हमें उसकी गरजने की आवाज हम तक पहुंच पाई, अदरवाइज शायद हम उसका पार्ट ना बन पाते। सो धन्यवाद। तो आपको अच्छा लगा कि टीवी चैनल्स ने इतना बड़ा कवरेज दिया? क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से नाराज भी हैं कि भाई टीवी पर रफाल ही दिख रहा और कुछ दिख ही नहीं रहा आज तो सुबह से। अब बिल्कुल, मुझे लगता है कि टीवी चैनल्स आजकल इतने सक्षम हैं और इतने बुद्धिजीवी हैं कि उनको पता है कि क्या कवर करना है, कितना कवर करना है। ये चीज मुझे लगता है कवर सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये डेटरेंट इफेक्ट है हमारे दो सबसे गूढ़ दुश्मनों के लिए, चाइना एंड पाकिस्तान के लिए। आप जैसे देखिए, आज के कवरेज के बाद ही हमें गलवान एंड गोगरा वैली में ट्रूप्स को पीछे हटा दिया गया है और शांति संदेश भेजा जा रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होती है। तो इन ए वे, जब भी हम रफाल के बारे में जो हम इतने दिनों से बात कर रहे थे दैट ये एक गेम चेंजर होगा, तो आज हम सबके सामने आ गया है। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही घंटों में हमें दिख गया है कि कैसे ये गेम चेंजर है। दीप्ति काला जी, आपके थॉट्स आज की इन तस्वीरों को देखने के बाद कैसा महसूस किया आपने? जी, मैं सिंपल शब्दों में कहूंगी कि आप लोगों के जैसे देशवासियों के जैसे हमारे भी रोंगटे खड़े हैं। आप लोगों के थ्रू जो हमने आज टाइगर दिवस भी हम मना रहे हैं और हमारा टाइगर हमारे घर में आ गया है। एंड आपने भी वो ऑडियो सुनी होगी जिसमें कहा है हैप्पी हंटिंग। सो हमारा टाइगर आ गया है हंट करने के लिए। तो अभी इनफैक्ट आपसे बात करते हुए भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, इतना ज्यादा गौरव मुझे फील हो रहा है। मैं आपको मिस कर रही हैं आप? एक तरह से कहूंगी कि मिस कर रही हूँ बिल्कुल, लेकिन शायद अगर वहां होती तो आज आपसे बात नहीं करी होती, अपने मन की जो स्थिति है वो अपने देशवासियों के साथ शेयर नहीं कर पा रही होती। तो अभी भी बहुत खुश हूँ। श्वेता, आप कुछ पूछना चाह रही हैं उनसे? मुस्कुरा रही है क्योंकि लगातार आप तीनों की बातें सुनते हैं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य से मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि वो उस डील के बारे में भी बात कर रही हैं। मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि जो उस समय सामने थे हमारे, और खासकर जो लास्ट दो हमने शॉर्टलिस्ट किए थे, यूरोफाइटर और राफेल को, तो चलिए वो कॉस्टिंग तो एक चीज होती है कि कितना कीमत कहा जा रहा है, किस तरह की डील हो रही है, लेकिन आपके हिसाब से राफेल इंडियन कंडीशंस के लिए और हमारे दुश्मनी सरहदों पर वो कितना ज्यादा कारगर है? क्यों राफेल? व्हाई राफेल? देखिए, राफेल जिस समय यूरोफाइटर और इसको हमने शॉर्टलिस्ट किया था, तभी भी राफेल एडवांटेजियस था हर लिहाज से। फिर हमने फ्रांस से पहले भी डील कर रखी है। मिराज 2000 बहुत ही टाइम टेस्टेड एयरक्राफ्ट रहे हैं हमारे पास।
तो हम उनसे डील करते आए थे, और फ्रांस की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, स्नेगमा जिसे आजकल सैफरन कहते हैं, और थॉमसन सीएसएफ जिसे सेलस कहते हैं, इन दोनों को हमें हमारे टेरेन में किस तरह की जरूरत है उसकी खबर है। तो दूसरी चीज, जैसे यूरो फाइटर टाइफून में जो स्टेशन थे, आर्मामेंट स्टेशन, वो 13 थे, इसमें 14 थे। इसका वजन भी कम है और ये उतना ही पेलोड ले सकता है। यूरो फाइटर उस तरह से एडवांटेजेस नहीं है, तो ये उस समय की भी बेस्ट डील थी। इसे जब हमने 2012 में इसमें क्वालिफाई किया था तब भी यही बेस्ट था। ये और बात है कि उस समय वो इंडिजिनस हमारा एचएएल के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया और राफेल सर्टिफाई नहीं करना चाहता था, वो अलग बात है, लेकिन राफेल ही शॉर्टलिस्टेड एयरक्राफ्ट था जी, हर लिहाज से। एक बार आप लोगों को, श्वेता, थोड़ा सा रोकते हुए अंबाला लेकर चलते हैं। सत्येंद्र चौहान वहां हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार सुबह से कवर कर रहे थे, और हम में से अकेले हैं जिन्होंने बिना कैमरे के भी सीधे इस लैंडिंग को देखा होगा, उस आवाज को महसूस किया होगा, और फिर कैमरे से रिकॉर्ड करके वो तस्वीरें हम तक और हमारे सारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो सत्येंद्र, हाउस द जोश? देखिए रोहित, जोश बिल्कुल एकदम हाई है, और जैसा आपने कहा, बिल्कुल इन आंखों से ठीक इसी जगह पर खड़े होके पांचों के पांचों राफेल को आकाश में कलाबाजी करते हुए देखा, क्योंकि जब उनकी एंट्री थी तो कहीं ना कहीं जो कलाबाजी उन्होंने की और एक चक्कर लगाया, उसके बाद लैंड किया, तो वो सब अपनी आंखों से देखा, और शायद बहुत कम लोगों को ये मौका मिला होगा कि वो इसको देख सकें। और सुबह से लगातार हम अंबाला में बने हुए हैं। अंबाला के लोगों का जो है हमने मन देखा। सुबह से जगह जगह पर कहीं हवन हो रहे थे, कहीं यज्ञ हो रहे थे, कहीं पूजा पाठ हो रहे थे, कहीं पे गुब्बारे छोड़े जा रहे थे, कहीं तिरंगे झंडे लेकर लोग बाजारों में निकले हुए थे। और वो भी जबकि कोरोना काल है। अगर ये कोरोना की महामारी नहीं होती तो अंबाला की सड़कों पर जो सैलाब होता, वो मैं अंदाजा लगा सकता हूं लोगों के जोश को देखकर। और आज जो लोग थे वो कई बार मायूस भी हुए, क्योंकि मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान दिया था रोहित, ये कहा था 9 से 12 के बीच में बारिश हो सकती है, और अगर मौसम गड़बड़ाता है तो फिर अंबाला की बजाय ये लैंडिंग जोधपुर एयरबेस में होनी थी। तो इस खबर ने कहीं ना कहीं अंबाला के लोगों को मायूस भी किया। लेकिन बात अंबाला के लोगों की नहीं है, इस पूरे जो है मूवमेंट पर पूरा देश नजरें लगाकर बैठा हुआ था, टकटकी बांधे बैठा हुआ था, और पल पल की जो जानकारी हम दे रहे थे, तो हमें खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितनी बेचैनी होगी, कितनी बेकरारी होगी। लेकिन 3:10 के करीब वो लम्हा हमने अपनी इन आंखों से देखा, जिसका गवाह पूरा हिंदुस्तान हमारे टेलीविजन के माध्यम से बना। तो कुल मिलाकर आज एक संकेत पूरी दुनिया में बिना एक भी शब्द बोले गया है कि भारत अब पहले का भारत नहीं है, भारत बदल चुका है। दूसरी बात रोहित, अंबाला एयरबेस में आज एक इतिहास भी रचा गया है, क्योंकि आज से 41 साल पहले 27 जुलाई 1979 को ब्रिटेन से पहली खेप जगुआर की ठीक इसी तरीके से आई थी जिस तरीके से राफाल की एंट्री हुई है। और अब जब राफाल अंबाला एयरबेस में आ गया है, उसके लिए नए हैंगर बनाए गए हैं और पूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है, और MiG-21 बाइसन उसको अब यहां से विदाई दे दी जाएगी और उसको अब जोधपुर में तैनात किया जाएगा। क्योंकि अंबाला की जो ज्योग्राफी है और अंबाला का जो इतिहास है, उसको देखते हुए राफेल की यहाँ पर तैनाती की गई है, क्योंकि दोनों ही पड़ोसी जो बार बार साजिशें रचते हैं, आंखें दिखाते हैं, उनके लिए बिना बोले एक संदेश राफेल की तैनाती के साथ सीधा सीधा चला गया है। रोहित जी बिल्कुल, आप रहिएगा, हमारे साथ वापस आएंगे। सत्येंद्र बता रहे हैं, देखिए कहीं पूजा पाठ हो रहे हैं, कहीं हवन हो रहा है, कहीं किसी और तरीके से गुब्बारे उड़ाकर स्वागत किया जा रहा है। वलिन पवार, ये इमोशन ये पहली बार देखने को मिल रहा है इस तरीके का। आखिर इसके पीछे वजह क्या देखते हैं आप? वो कि इसको बड़ा हाइप मिल गया क्योंकि इसके लिए राजनीतिक झगड़ा बहुत हुआ, आरोप प्रत्यारोप बहुत लगे, लोगों ने सवाल बहुत उठाए, और कई बार लगा कि भाई मामला फंस जाएगा, ये विमान तो मिलेगा नहीं भारत को, लटक जाएगा जैसे अक्सर लटक जाते हैं, या फिर कुछ और कारण आपको लगता है? देखिए, पहला रीजन तो आपने बिल्कुल सही बोला कि किसी चीज को जिसको हम बहुत दिनों से, जिसका इंतजार चल रहा हो, अगर उसके लिए राजनीतिक रीजंस की वजह से अगर उसमें होल्ड हो जाए तो कहीं ना कहीं देश को एक धक्का लगता है और आशाएं टूटती हैं। दूसरी तरफ मैं बोलना चाहूंगी, कोरोना महामारी की वजह से एक लल पीरियड चल रहा था, जहां एक अच्छी खबर की, अपाचे इंडक्शन के बाद से हमने एक अच्छी खबर का वेट कर रहे थे कि कुछ ऐसी खबर आए जिससे
हमारी एयर पावर बूस्ट हो और हम एक और गेम चेंजर की तरह और एक अपने एडवर्सरीज को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे सकें। तो ऑफ कोर्स इसके लिए इतना ज्यादा उत्साहित, क्योंकि एक महामारी की वजह से और दूसरा इंडो चाइना जो अभी टकरार चल रही है उसके बीच में इसका आना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफेंसिव मैसेज है जो चाइना को हम देते हैं। आप लोग कह रहे हैं ये गेम चेंजर होगा, क्यों गेम चेंजर होगा, क्यों लग रहा है लोगों को ऐसा? जी देखिए, पहले तो अगर मैं इसके टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं। मैं बताती हूँ कि जहाज के सबसे ज्यादा हमने इसकी मिसाइल्स के बारे में बात कर लिया, मिट्योर के बारे में बात कर लिया, स्कैल्प, हैमर जो मिसाइल्स हैं जो हम लीबिया में और टर्किश एयरफोर्स के ऊपर जो हम लोग टेस्ट कर चुके हैं, और जहां हमने देखा था कि लीबिया में टर्की के कितने ग्राउंड लेवल वेपन्स को एंड बंकर्स को हैमर मिसाइल ने रफेल एयरक्राफ्ट ने हैमर के थ्रू नेस्तनाबूद कर दिया था। उसके साथ साथ अगर हम एक और इसके फैसेट की बात करें जो होता है मेंटेनेंस एक ऐसी चीज होती है जो जहाज को उस टाइम के लिए वो एक सिटिंग डक की तरह होता है। उस टाइम पे वो जहाज किसी काम का नहीं होता है। तो इस जहाज में लो फ्यूल कंजम्पशन रेट होने की वजह से ये ज्यादा देर उड़ान भर सकता है, और लो मेंटेनेंस टाइम ग्राउंड पे लगने की वजह से ये ज्यादा देर हवा में और कम देर आपको जमीन पे दिखेगा, जिसकी वजह से इसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो कम होता है। और एक दिन में सॉर्टी जनरेशन रेट जो कि एक लड़ाई के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी इसको ध्यान में रखते हुए दैट अभी हमारे पास सिर्फ 5 रफेल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी श्वेता, आप कुछ पूछना चाह रही थी, बीच में पूछ सकती हैं आप। नहीं, फ्लाइट कंट्रोलर होने के नाते राफेल जैसा आधुनिक विमान आपको ज्यादा आसानी, आपके लिए सहूलियत होगा या फिर ज्यादा आपकी मुश्किल? क्योंकि एक फ्लाइट कंट्रोलर पूरी तरीके से एक उस फाइटर पायलट का साथी होता है जो अपने विमान में उस समय अकेला है और आपकी आवाज उसके साथ सिर्फ उसे नियंत्रित कर रही है और उसकी मदद कर रही है। तो एक आधुनिक विमान एक फ्लाइट कंट्रोलर के काम को कम करता है या ज्यादा करता है? जी श्वेता, बहुत ही अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा है, क्योंकि इसके 2 पहलू हैं। अगर तो जहाज अपने डेली मेंटेनेंस सॉर्टीज के लिए जा रहा है, जहां वो अपना रडार चेक कर रहा है या एयरफ्रेम एंड इंजन चेक कर रहा है, उस टाइम पे ये हमारे काम को आधे से भी कम कर देता है। पर जैसे रफेल है, ये ओमनी एयरक्राफ्ट है, ये एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर, स्ट्राइक इन डीप इनसाइड एनिमी टेरिटरी, सारे रोल एक सॉर्टी में करने की सक्षमता रखता है। उसको ध्यान में रखते हुए उस सिनेरियो में ये हमारे काम को 10 गुना बढ़ा देता है। बिकॉज हम रडार में जहां एक IACCS पिक्चर के थ्रू जहां पे मैं हजारों किलोमीटर की एयर पिक्चर को अपने एक कंसोल पे देख सकती हूँ, और सेम मुझे कम से कम लफ्जों में रफेल के पायलट तक एक प्रायोरिटी को देखते हुए पहुंचाना होता है, वहां पे हमारा काम 10 गुना बढ़ा देता है। तो इसके दोनों पहलू हैं श्वेता। वापस आते हैं आप दोनों के पास बात करने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर और बता दें अपने दर्शकों को कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मामले में कल उनकी दोस्त रिया के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई थी, उसको लेकर रिया ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लगाई है कि इस मामले को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। आपको बता दें कि बिहार पुलिस की टीम कल रात पटना में FIR दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस का दरवाजा पहले से खटखटा चुकी है और यह भी कह चुकी है कि मुंबई पुलिस से उन्हें सहयोग नहीं मिल रहा उस तरीके का। और इस सब के बीच रिया की तलाश भी हो रही थी, बताया गया था कि वो अपने घर पर नहीं मिली। अब रिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। यह केस मुंबई ट्रांसफर करने को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है। रिया चक्रवर्ती की अर्जी है सुप्रीम कोर्ट में। वो चाहते हैं कि केस पटना में नहीं मुंबई में चलाया जाए। करीब 1.25 से 1.5 महीने के बाद सुशांत के पिता ने कल पटना में रिया पर FIR दर्ज कराई और कई संगीन आरोप इस FIR में लगाए गए हैं, जिसमें सुशांत के स्टाफ में बदलाव करने, सुशांत के लगातार रिया के संपर्क में आने के बाद से दबाव में रहने और आर्थिक गड़बड़ी के भी आरोप कल की शिकायत में लगाए गए हैं, जिसके बाद बिहार पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और अब रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं कि इस मामले
का आगे का जितना भी निपटान है, जितनी भी जांच पड़ताल है, जो भी सुनवाई है, वो मुंबई में कराई जाए, ना कि पटना में। और इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। संस्कृत का श्लोक उन्होंने ट्वीट करते हुए राफेल टचडाउन की तस्वीरें ट्वीट की हैं, वीडियो उसका ट्वीट किया है। नभस्पृशम दीप्तम स्वागतम राफेल इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो दृष्टो नैव च नभस्पृशम दीप्तम स्वागतम। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही मिनट पहले ट्वीट किया है और स्वागत किया है राफेल का भारत में। श्वेता सिंह, जो सवाल अभी अनुत्तरित है, जिसका लोग जवाब जानना चाहते हैं कि क्या अब आगे कोई सेरेमनी होगी, जिसके संकेत मिल रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री होंगे उसमें मौजूद और फिर औपचारिक तौर पर राफेल का स्वागत किया जाएगा। जी होगा ऐसा रोहित। अब प्रधानमंत्री किस तारीख की स्वीकृति देते हैं वो देखना होगा, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं। जो दूसरी खेप 5 विमानों की है, जो बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है, वो एक बार एक साथ आ जाते हैं, उसके बाद मुमकिन है कि प्रधानमंत्री वहां जाएं। लेकिन रोहित, यहाँ पर जो नभस्पृशम दीप्तम उन्होंने लिखा है, ये जो हमारी भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, टच द स्काई विथ ग्लोरी, मुझे लगता है हमारी जो तीनों मेहमान है इस समय, उन सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाएगी इसे सुनकर। चूंकि आप जिस संस्था के साथ आप देश सेवा में जुटे रहते हैं, वो ये 3 शब्द जो हैं वो पूरा निचोड़ है, वो सार है भारतीय वायुसेना का। और चूंकि पूरा संस्कृत में उन्होंने लिखा है, तो रोहित एक और चीज समझिए कि भारतीय वायुसेना भले ही एक तरफ हमें बहुत एलीट और मशीनों से जुड़ी हुई पूरी नजर आती है, लेकिन आप अलग अलग अगर स्क्वाड्रंस को भी देख लेते हैं, वहां के आदर्श वाक्य आपको शुद्ध संस्कृत के नजर आ जाएंगे। वहां जो एम्ब्लेम्स होते हैं वो आपको बिल्कुल भारतीय जो माइथोलॉजी है उससे जुड़े हुए नजर आ जाएंगे। और मुझे लगता है कि हमारी ये खास मेहमान ज्यादा बेहतर इस पर बता पाएंगे। रोहित जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है उसका अर्थ यह है कि राष्ट्र की रक्षा के समान कोई पुण्य नहीं है, राष्ट्र की रक्षा के समान कोई व्रत नहीं है, राष्ट्र की रक्षा के समान कोई यज्ञ नहीं है। नभस्पृशम दीप्तम, जिसका अर्थ अभी श्वेता सिंह मेरी सहयोगी आपको बता रही थी, मे यू टच द स्काई विद ग्लोरी, ये आदर्श वाक्य है भारतीय वायुसेना का, जो लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रफाल का स्वागत करते हुए ट्वीट किया है उन्होंने वीडियो। दीप्ति काला हमारे साथ हैं। दीप्ति काला जी, प्रधानमंत्री का ये ट्वीट, जिसका भी अर्थ श्वेता भी बता रही थी और मैंने भी बताया, वाकई आप तीनों मुस्कुरा रही थी जब बता रहे थे इसको। जी बिल्कुल, मेरे लिए ये बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरा नाम दीप्ति है और जब मैंने एयरफोर्स में पहली बार कदम रखा और जब मुझे ये वाक्य पता चला तो मुझे बहुत ही गर्व फील हुआ कि जिस फौज की मैं वर्दी पहन रही हूँ उसी के सर्व वाक्य में मेरा नाम जुड़ा हुआ है, नभस्पृशम दीप्तम। जी जी अनुमा जी, जो श्वेता बता रही हैं कि आप अलग अलग स्क्वाड्रंस को भी देखेंगे तो उनके ध्येय वाक्य, उनके आदर्श वाक्य संस्कृत में है, और आज प्रधानमंत्री का ये श्लोक ट्वीट करके रफाल का स्वागत करना। जब से हमारी वायुसेना 1932 से आई है और जब हम लोगों ने हिंदुस्तान के कब्जे में आई है, तब से हमारा, जैसे आप देखिए, सेवा सु तत्परा ऐसा भी होता है। तो अलग अलग स्क्वाड्रंस के, अलग अलग टेक्निकल ग्रुप्स के, अलग अलग इंस्टीट्यूट के, सभी के अलग अलग इस तरह के वाक्य हैं और वो जनरली हमारी संस्कृत की समृद्ध भाषा से ही लिए गए हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री ने हमारे उस वाक्य को लेते हुए नभस्पृश्य दीप्तम का इस्तेमाल किया है। मुझे बहुत खुशी है इस बात की। और टच द स्काई विद ग्लोरी या नभस्पृश्य दीप्तम, इसी के ऊपर तो हम सब, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते इसका हमारे ऊपर, हमारे मोराल के ऊपर क्या असर होता है। तो हम सब इसके कारण बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं और वही प्रधानमंत्री ने लिखा है, बहुत गर्व की बात है। जी, लेकिन बहुत सारे लोग हैं अभी भी, वर्लिन जी, जो पूछ रहे हैं कि इसका प्राइस तो बता देते कम से कम। आपको लगता है कि वायुसेना जिस हथियार के लिए, जिस विमान के लिए इतने वर्षों से इंतजार कर रही है, उस पर जब इस तरीके के विवाद होते हैं तो आप लोग कैसा महसूस करते हैं? ना, और मैं बोलूँगी डिस्कशन होना कभी बुरा नहीं होता है। डिस्कशन हमें हमेशा दोनों पहलुओं को दिखाता है कि क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए। और फाइनली जिसका पल्ला भारी होता है
वो चीज हमेशा सामने आती है। ऐसे कई चीजों पे हमने कई बार डिस्कशन किया है, मगर रफेल के ऊपर हमने जितनी बार भी डिस्कशन किया हमेशा उसके हमें पॉजिटिव पॉइंट ज्यादा नजर आए, जहां की हम उसके नेगेटिव पॉइंट हमको बहुत कम नजर आए। और इंडियन एयरफोर्स में जहां पे Su-30 MKI के बाद अगर फाइटर फ्लीट में देखें, किसी और नए जहाज का अपना प्रोटोटाइप LCA के बाद कोई और जहाज नहीं था जो हमने ऐसे रोबस्ट फ्रेम वाला कोई जहाज जो हमने बाहर से लिया हो, जिसकी मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल जिसकी केपेबल हो, जिसका स्टैंड ऑफ वेपन 600 किलोमीटर से आगे वार कर पाए। उसको ध्यान में रखते हुए ये डिबेट चाहे कितना भी हो जाए, मगर इंडियन एयरफोर्स के फायदे के लिए ये डील होना बहुत जरूरी था। हमें चाहिए थे 136, लेकिन हमने खरीदे हैं 22, और वो भी आने में हो जाएगा 2022, यानी कि 2 साल अभी और लगेंगे। जो रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि भारतीय वायुसेना की जो असल जरूरत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और ऐसे में 5 राफेल आ जाने पे हमें इतना खुश नहीं होना चाहिए कि अब तो चीन हमसे दब जाएगा। क्या वाकई ऐसा है, या इसका इमोशनल इंपैक्ट ज्यादा है? देखिए, इमोशनल इंपैक्ट तो जरूर है, बट मैं यहाँ पे दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगी कि हम ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ रफेल लड़ाई करने के लिए जाएंगे। जब भी एक वॉर के लिए फॉर्मेशन जाती है, जब भी हमें पॉलिटिकल सिग्नलिंग, ऑफेंसिव पोस्चरिंग लेनी होती है, तो सारे जहाज जो कि उस लेवल पे अलग अलग रोल के लिए तैयार होकर फिर जाते हैं। हमारे पास ऑलरेडी अपना लोहा पिछले साल बालाकोट में ऑलरेडी मनवा चुके हैं। ये एक एडिशनल स्टेप है टुवर्ड्स इट। और जब ये बाकी जहाजों के साथ, जैसा आज एयर चीफ मार्शल ने आज अपने मॉर्निंग में अपने भाषण में बोला भी, उन्होंने कहा कि ये जब Su-30 के साथ एक साथ उड़ेगा तो दुश्मनों के होश उड़ना पक्का है। सत्येंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद है अंबाला से। सत्येंद्र को लग रहा है कि सब महिलाएं एक तरफ हैं और उनसे सवाल नहीं लिया जा रहा। सत्येंद्र, लेकिन अब इसके बाद क्या, ये 5 विमान यहीं एयरबेस पर खड़े रहेंगे, यहीं तैनात रहेंगे, या इनमें भी प्लेसमेंट होगा अलग अलग जगह पर? देखिए, जो अभी के हालात हैं, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं और जो जरूरतें हैं, उनके मुताबिक ये 5 जो है फाइटर प्लेन फिलहाल अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर ही रहेंगे। क्योंकि रोहित, आपको याद होगा जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी और उससे पहले जो कारगिल वॉर हुई थी, उन दोनों में राफेल की कमी साफ तौर से महसूस की गई थी। अगर प्रधानमंत्री की स्पीच का एक हिस्सा भी अगर आपको याद हो, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक भाषण के दौरान ये कहा था कि उन्हें कहीं ना कहीं एक ऐसे फाइटर प्लेन की कमी महसूस हो रही है। और वो कमी अब जब पूरी हुई है तो जाहिर सी बात है, आज के दिन जो हालात बने हुए हैं, एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, और जो अंबाला एयरफोर्स स्टेशन है, इसको तकनीकी भाषा में कहीं ना कहीं फिल्टर बेस बोलते हैं। यानी कि इसके साथ ही चंडीगढ़ जो है टेक्निकल एयर बेस है, जो सप्लाई बेस है, और यहाँ से चाहे बालाकोट ऑपरेशन हो चाहे कारगिल वॉर हो, दोनों ऑपरेशनों को अंजाम देने में इस एयर बेस की बहुत बड़ी भूमिका थी। और आज जो ये 5 पायलट थे, इनमें जो अगुवाई कर रहे थे हरकीरत सिंह, जिनको कि शौर्य चक्र से नवाजा जा चुका है, उनकी पत्नी भी यहाँ पर विंग कमांडर हैं, और वो खुद इस पूरे 5 के 5 राफेल की अगुवाई करके यहाँ पहुंचे हैं। और तो कुल मिलाकर हैंगर यहाँ पर बना लिए गए हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि MiG-21 बाइसन जो हैं, अब उनकी विदाई हो रही है। 5 जो प्लेन अभी आए हैं, 5 के हैंगर यहाँ पर तैयार कर लिए गए हैं, और उसी हिसाब से MiG-21 बाइसन को अब जोधपुर के एयरबेस पे शिफ्ट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो भविष्य की जरूरतें हैं, भविष्य में आने वाली परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर इसकी तैनाती बहुत जरूरी है, और शायद यही वायुसेना ने ध्यान में रखा है। फिलहाल 5 फाइटर प्लेन यहीं पर रहेंगे। भविष्य क्या कहता है, क्या जरूरत महसूस होती है, उसके आने वाला वक्त इसके बारे में बताएगा। लेकिन फिलहाल फौरी रूप से इन 5 प्लेन की यहाँ पर तैनाती की गई है। एक बात और बताना चाहूंगा रोहित, कि आज जब ये 5 फाइटर प्लेन यहाँ पर लैंड किए हैं, किसी तरह की कोई सेरेमनी यहाँ पर नहीं हुई है, बल्कि एयरफोर्स ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि 20 अगस्त के आसपास एक सेरेमनी रखी जाएगी। आज ये वायुसेना को मिले हैं, लेकिन विधिवत रूप से इन 5 प्लेन को
20 अगस्त जो कि एक टेंटेटिव तारीख है, उस पर अगर प्रधानमंत्री के पास समय होगा, प्रधानमंत्री जी आएंगे, प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाएगा, तब यहाँ पर इन पांचों का इस विधिवत रूप से, आधिकारिक रूप से वायुसेना के बेड़े में इनको शामिल किया जाएगा। हालांकि आज ये वायुसेना को मिल चुके हैं, मिल चुकना और बेड़े में शामिल होना, ये दोनों आधिकारिक रूप से अभी फर्क है। तो अभी हमारे साथ आज कोई तीन ऐसे मेहमान हैं जिनसे हम पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं कि बेड़े में शामिल होना, उसकी औपचारिकताएं क्या होती हैं, तब क्या होता है खास तौर पर, क्योंकि विमान तो आज आ चुके हैं और आज सबकी दिलचस्पी इसी में है कि जब विमान आए तो वो तस्वीरें कैसी थी। जरा आपको बड़ी स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखाते हैं जो रोमांच पैदा कर रही हैं लोगों में, और सुबह से जिसका इंतजार था, एक एक करके वो सारी तस्वीरें हम आपको इस बड़ी स्क्रीन पर दिखाएंगे। ये देखिए, सुखोई 30 MKI विमान साथ में थे इस फॉर्मेशन में, जिसमें 5 राफेल उन 2 विमानों के सुरक्षा दायरे में भारत लाए जा रहे थे। ये यूएई में रुके थे विमान फ्रांस से चलने के बाद। ये लंबा सफर था, लिहाजा इसलिए बीच में ब्रेक जर्नी जिसे आप कहते हैं वो किया गया था। और उसके बाद ये तस्वीर देखिए, अंबाला के आसमान की तस्वीर है। आज तक का कैमरा वहां भी मौजूद था और वहां से ये तस्वीर हमारे कैमरे ने रिकॉर्ड की हमारे दर्शकों के लिए। और ये देखिए, ये भी अंबाला एयरबेस से थोड़ी सी दूरी पर ये तस्वीरें। और फिर उसके बाद फाइनली टच डाउन, जो आखिरी मोमेंट, हैप्पी लैंडिंग जिसे आप कहते हैं, वो तस्वीर जब राफेल पहला भारतीय सरजमीन पर उतर गया, उस समय की ये तस्वीर है। और इसके बाद राफेल विमान जो आए, उनको वेलकम दिया गया। कैसे दिया गया आप देखिएगा, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दोनों तरफ थी और पानी की फुहारों से स्वागत किया गया। वैसे भी कहा जाता है लंबे सफर के बाद नहाना अच्छा रहता है। विमानों को नहलाया नहीं गया, लेकिन वो एक सेरेमनी है और उसी सेरेमनी के तहत इन विमानों का वहां पर स्वागत किया गया, जिसे आप वाटर सैल्यूट कहते हैं। वो वाटर सैल्यूट दिया गया, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, 3 अलग अलग तस्वीरें, वाटर सैल्यूट, लैंडिंग। ये वाटर सैल्यूट की तस्वीरें बड़ी आपको हम इस समय दिखा रहे हैं, किस तरीके से दोनों तरफ से पानी की बौछारें हैं और उसके बीच से विमान निकल कर जा रहे हैं। ये वो विमान है जिनके लिए लंबा इंतजार देश की वायुसेना ने किया है, जिनके लिए कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजर होंगे, जिनके लिए कहा जा रहा है कि ये भारत की रणनीति को दूसरे के मुकाबले 21 कर देंगे। ये वो हथियार अब भारत को मिल गया, जिसके साथ अब भारत 2 गुने जोश के साथ मैदान में उतर पाएगा अगर कभी ऐसी नौबत आती है। और साथ ही साथ आंख उठाने वाले भी 10 बार सोचेंगे अब कि भारत के पास ये क्षमता भी अब आ चुकी है। हमारे साथ 3 मेहमान इस वक्त मौजूद हैं और तीनों ही एयरफोर्स से जुड़ी रही हैं, जिनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। वो हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारियां दे रही हैं। अनुमा जी, हम बात ये कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ये आज आ गए वायुसेना के पास विमान, अब इनको वायुसेना में शामिल किया जाएगा, उस पर एक सेरेमनी होगी। ये औपचारिकता क्या होती है, क्यों होती है और इस दौरान क्या क्या होता है? पहुंच रही है, लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आगरा की तस्वीरें दोपहर 2:51 पर और 3:08 पर आप देख सकते हैं अंबाला के आसमान में राफेल दिखाई देने लगा था। 3:10 पर शानदार लैंडिंग हुई और 3:12 पर आप देख रहे हैं उसके बाद राफेल का वाटर सैल्यूट। तो इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल जे सिंह होंगे, लेकिन उसके पहले आपको मुंबई लेकर चल रहे हैं। एक बार हमारे सहयोगी साहिल जोशी हमारे साथ लाइव आ गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत, उनकी संदिग्ध मौत के मामले में जो FIR दर्ज हुई है, उसे लेकर उनके मित्र रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग रिया चक्रवर्ती ने कर डाली है। साहिल जोशी इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं। साहिल, बताइए विस्तार से जरा।
रोहित, उनकी आत्महत्या को लेकर जो एफआईआर दर्ज हुई है बिहार पुलिस के पास, उसके खिलाफ रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और वो इसलिए खटखटाया क्योंकि वो अब मामला बिहार में भी दर्ज हुआ है। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए रिया चक्रवर्ती ने यह मांग की है कि यह मामला मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि मुंबई में इसके पहले से ही इस मामले में जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस पर कई लोगों का बयान हो चुका है। ऐसे में एक ही मामले पर दो राज्यों की पुलिस इस तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती, ये दलील देकर केस मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की है। आमतौर पर इस तरीके का कोई भी मामला आता है तो उसको 0 एफआईआर करके जिस राज्य में यह घटना हुई और जहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। बिहार पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, उनकी जो दलील है उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज की और उसके बाद अपना एक अलग इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, जिसके चलते रिया चक्रवर्ती ने यह सुप्रीम कोर्ट से दलील की है। अब इसकी हियरिंग की तारीख तो अब तक नहीं पड़ी है, लेकिन मामला एडमिट हो चुका है, तो जिसके चलते अब यह तय होगा कि क्या अब इस मामले की जांच अब क्या बिहार पुलिस करेगी या बिहार पुलिस से यह मामला मुंबई पुलिस के पास सौंप दिया जाएगा, जहां पर पहले से ही पिछले 1 महीने से इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जी, इस समय की स्थिति क्या है? क्योंकि सुबह से जो खबरें आ रही हैं वो ये संकेत जो मिल रहे हैं कि बिहार पुलिस को सहयोग नहीं मिल रहा मुंबई पुलिस से, रिया चक्रवर्ती उनको मिली नहीं, तो असल में परिस्थिति क्या है जमीनी? देखिए, सबसे पहले तो बिहार पुलिस यहां पर आई और उन्होंने मुंबई पुलिस से बात की। उसके बाद जो सुशांत सिंह राजपूत की जो बहन है जो मुंबई में रहती है, उससे भी उन्होंने पूछताछ की है। इस तरीके की खबरें हैं। रिया चक्रवर्ती ने फिलहाल उनसे बात नहीं की है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अपने वकीलों से बात करना चाह रही थी और उनके वकीलों से उनको ये कहा गया कि इस तरीके से 2-2 एफआईआर नहीं हो सकते, 2 मामले, एक ही मामले को लेकर 2 अलग अलग पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, ये बात उनको कही गई थी। और इसी के चलते रिया चक्रवर्ती ने ये सुप्रीम कोर्ट में अब दरवाजा खटखटाया है। कुल मिलाकर बिहार पुलिस को जो आमतौर पर प्रोसीजर होता है उसके मुताबिक इस तरीके का मामला जब कोई पुलिस ऑलरेडी इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर रही है तो दोबारा उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं खोला जा सकता। अगर उनके पास कोई जानकारी आती है या कोई जाकर शिकायत करता है तो 0 एफआईआर कर उसको ट्रांसफर किया जा सकता है जहां पर यह घटना हुई है, जिस जगह पर यह घटना हुई है और जहां पर इसका इन्वेस्टिगेशन पहले से चल रहा है। इस मामले में सुशांत सिंह राजपूत का विस्तार रिपोर्ट आ चुका है और जिसके वजह से कोई भी संदिग्धता उसमें नहीं पाई गई है। मुंबई पुलिस इस मामले में पहले ही 40 लोगों का बयान दर्ज कर चुकी है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के क्या कारण थे और इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत के पिता के स्टेटमेंट के आधार पे बिहार पुलिस ने मामला दर्ज किया। उसमें अबेटिंग सुसाइड से लेकर धोखाधड़ी के मामले उसमें लगाए गए, उसके जो सेक्शंस है वो लगाए गए और उस आधार पर वो इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया था। बिहार पुलिस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यहां पर आए हैं, मनोरंजन भारती, उन्होंने जब हमारे संवाददाता दिव्य सिंह से बात की तब उन्होंने यही कहा कि बैंक स्टेटमेंट की भी वो जानकारी लेना चाहते हैं और बैंकों को उसके बारे में लिखेंगे और उनसे जानकारी मांगेंगे। लेकिन अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही यह मामला आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि क्या बिहार पुलिस इसका इन्वेस्टिगेट करेगी या यह मामला मुंबई पुलिस के पास ट्रांसफर कर देना चाहिए या फिर कोई और उसमें रास्ता निकल सकता है। उस पर अब सुप्रीम कोर्ट पे दलील पेश होगी। बिहार पुलिस के खिलाफ, बिहार गवर्नमेंट के खिलाफ दरअसल ये पिटीशन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में अब इसकी सुनवाई होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल साहिल जोशी हमसे बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए। साहिल जोशी विस्तार से बता रहे थे कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में अब चीजें आगे बढ़ गई हैं। पटना में सुशांत के पिता ने उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती पर एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद आज रिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि मामले की सुनवाई आगे मुंबई में की जाए। तो वापस लौट रहे हैं राफेल की खबर पर, जो आज भारत में आ चुका है लंबे इंतजार के बाद। और हमारे साथ इस वक्त पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल जे सिंह आ चुके हैं और 3 महिला मेहमान हमारे साथ पहले से बनी हुई हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर अनुमा आचार्य, वलिन पवार रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर और दीप्ति काला वो भी हैं रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले जे सिंह साहब, हाउ इज द जोश? जोश बहुत ऊंचा है, बुलंद है और हिंदुस्तान के हर वासी का हृदय बाग बाग है और हमारे पोटेंशियल जो हमारे दुश्मन हैं, पोटेंशियल दुश्मन, उनको इससे डर भी लग रहा है। तो इसलिए मैं बोलता हूं आज का एक महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन की हमें एक वायुसेना के अंदर ऐसी शक्ति मिली है
जिससे कि हमारी सेना का मनोबल बढ़ेगा और हमारे लड़ाकू जो योद्धे हैं वो जो फ्रंट में हैं उनको पता है कि कारगर हवाई जहाज की मदद मिलेगी उनको अगर युद्ध होता है तो। सिंह साहब, क्या बदल जाएगा रफाल के आने से? देखिए, पहली बात तो है साइकोलॉजिकली हम सुपीरियर हो गए, मानसिक तरीके से हमारा पलड़ा भारी हो गया, क्योंकि जैसे ये आते जाएंगे हमारा दो क्षमता जो है वो मल्टी रोल ओमनी प्रेजेंस, ये जो इनकी कैपेबिलिटी है उनको अगर आप देखेंगे, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये हमारे साथ जो बाकी हमारी पैनलिस्ट हैं ये एयरफोर्स की हैं, ये ज़्यादा जानती होंगी मेरे से भी, तो लेकिन मुझे इतना पता है कि कारगिल के युद्ध में वायुसेना का आना और उनका बहुत बहादुरी से और बहुत समझ लो प्रोफेशनल तरीके से बॉर्डर के अंदर सीमित रहते हुए उन्होंने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। लोग कह रहे हैं ये गेम चेंजर है, कैसे और क्यों गेम चेंजर कह रहे हैं सर इसको? बिल्कुल, देखिए मैं कहता हूं ये फोर्स मल्टीप्लायर है। गेम चेंजर आप बोल रहे हैं, मैं तो कहता हूं हमारा फोर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी इसके साथ। इसमें जो जो मिसाइल हैं, जो जो इसकी क्षमता है इस हवाई जहाज की टेक्निकली और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हिसाब से, ये दुनिया का हमारे तरफ हमारे साउथ ईस्ट एशिया में सबसे अव्वल दर्जे का हवाई जहाज है और किसी का भी मुकाबला कर सकता है। कोई और देश में, ना चीन में ना पाकिस्तान में ऐसा कोई हवाई जहाज है जो इसका मुकाबला कर सके। जी, आप सिंह साहब आप रहिए हमारे साथ, आपसे अभी कुछ चीजें और पूछनी बाकी हैं और बाकी जो हमारी 3 मेहमान हैं उनसे भी बात करेंगे। उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है, अपने दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कृत में ट्वीट किया और जो ट्वीट, पुण्य राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो दृष्टो नैव च, यानी मैं राष्ट्र रक्षा जैसा न तो कोई पुण्य देखता हूँ, न राष्ट्र रक्षा जैसा कोई व्रत और न ही राष्ट्र रक्षा जैसा कोई यज्ञ। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज में ही वो ट्वीट जो उन्होंने किया है, जिसका उन्होंने अर्थ भी साथ में बताया और जिसकी अंतिम पंक्ति ही भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, नभः स्पृशम दीप्तम स्वागतम। ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है रफाल का आज भारत में। एक बार फिर सुनवाते हैं आपको, उसके बाद अपने मेहमानों से बात करते हैं। राष्ट्र रक्षा समम पुण्य, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो दृष्टो नैव च, यानी मैं राष्ट्र रक्षा जैसा न तो कोई पुण्य देखता हूँ, न राष्ट्र रक्षा जैसा कोई व्रत और न ही राष्ट्र रक्षा जैसा कोई यज्ञ। सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज में जो ट्वीट उन्होंने खुद किया है। आप अनुमा जी, क्या ये एक साइकोलॉजिकल बढ़त है केवल, या इससे कुछ बदलेगा वाकई जो कि शायद आम आदमी को उस तरीके से समझ में नहीं आए, जो आप बेहतर बता पाएंगे? ठीक है, मैं रोहित जी, मैं थोड़ा रैशनलिस्ट हूँ। मैं आपको बताऊं कि भारतीय वायुसेना को इस वक्त 150 से 200 जहाजों की जरूरत है। राफेल का आना इसकी पहली एक वो कदम है जिससे हमें खुशी महसूस हो सकती है, लेकिन एक तो अभी हमारे 30 जहाज और आना बाकी है। दूसरी चीज, जब तक ये जहाज आएंगे तब तक MiG-21 सीरीज के ऑब्सोलीट हो जाने का टाइम आ जाएगा। तो कोई एक लम्हा जब आए कि हमारी पूरी एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ उतनी हो जाए जितना हमारा ऑप्टिमम एस्टैब्लिशमेंट है, इससे बेहतर मैं कोई समय नहीं समझूंगी। तो अभी 5 एयरक्राफ्ट आके हमने सिर्फ केवल चीन और पाकिस्तान में सुगबुगाहट और सनसनी पैदा की है, क्योंकि उनके जो सेना अध्यक्ष हैं वो वहाँ घूम रहे थे परसों नरसों जब हमने देखा था। लेकिन जब हमें ऑपरेशनल कैपेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ 650 शानदार अपने समय के एयरक्राफ्ट जब आए, तो चूंकि मीडिया इतना पावरफुल नहीं था, उनके बारे में इस तरह से हमने कभी उत्सव नहीं मनाया। लेकिन हाँ, उन एयरक्राफ्ट ने अपनी परफॉर्मेंस से उत्सव जैसा काम किया है हमेशा। अब तक भी हमने बालाकोट में भी देखा, तो ये उन सब एयरक्राफ्ट का कमाल था। लेकिन अब जो आए हैं तो उनका चूंकि प्रचार हो रहा है, ये वो वाले बच्चे हैं जिनको ज्यादा लाड़ मिल रहा है, हालांकि ये बच्चा उस योग्य भी है। जी, लेकिन एक चीज और बता दीजिए साथ साथ वलिन पवार जी, कि चीन और पाकिस्तान उनके पास जो विमान इस वक्त हैं,
क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा है कि F-16 है हमारे पास, उससे कैसे तौलोगे इसको? तो तौल सकते हैं कि नहीं उससे? एक दो स्पेशल मिसाइल्स है जिनके बारे में बताना चाहूंगी। फर्स्ट स्कैल्प मिसाइल जो कि स्टैंड ऑफ वेपन है, ये 600 किलोमीटर का वार करने की सक्षम है और इसके लिए हमको किसी भी एयर टू ग्राउंड वार करने के लिए आईबी क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है, एलओसी क्रॉस करने की भी जरूरत नहीं है। और आप जानते हैं कि हमारे और पाकिस्तान के बीच में कितना अंतर है। रही बात अगर मैं चाइना से कंपेयर करने की इसको कोशिश करूं, तो वहां का सबसे सक्षम जो फाइटर एयरक्राफ्ट उनका है, वो हमेशा उसे कोट करते हैं, वो है J-20। हालांकि मैं J-20 के कुछ 2-3 चीजें जो मेरी स्टडी और मेरे ओपिनियंस की वजह से मुझे लगता है कि वो इसके सामने उतना कंपेरेबल नहीं है। पहली चीज कि उसका जो इंजन है, वो इसको प्रोटोटाइप चाइना में ही डेवलप करना चाहते थे, जो कि J-20 इन्होंने F-22 रैप्टर की गाइडलाइंस पे बनाया है, पर चाइना सक्षम नहीं हो पाया अपना J-20 का इंजन खुद प्रोड्यूस करने में। और फाइनली वो अपने इंजन के सर्विसेबिलिटी के लिए, प्रोडक्शन के लिए आज की डेट में रशिया पे निर्भर करते हैं। दूसरी तरफ मैं बताना चाहूंगी कि ये जहाज कहीं पे भी आज तक वॉर में प्रूफ अपना लोहा नहीं मनवा पाया है। पर अगर मैं रफेल की बात करूं तो मुझे बताने की भी शायद जरूरत नहीं है कि अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया, इराक कितनी जगह पे रफेल सक्षम रूप से डिप्लॉय होके अपना रणभूमि में अपनी जीत का लोहा मनवा चुका है। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि J-20 को हमेशा बोला जाता है कि ये एक 5th जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। हाउएवर, मैंने जो कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हैं यूएई में 2009 या 2010 में, जब इसका 2009 या 2010 में जब इसका एक लाइव शो हुआ था, वहां भारतीय Su-30s ने पार्टिसिपेट किया था और वो इसको अपने रडार में पूरी तरह से पिकअप कर पाए थे, ट्रैक कर पाए थे। तो अभी भी उनका स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की जो डेफिनेशन है वो ऑन पेपर्स है जी, तो इन एयर आना अभी है। वापस आते हैं वलिन जी आपके पास, लेकिन एक सवाल जो इस समय जे सिंह साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो ये है कि जैसे ही राफेल लैंड हो रहा था उससे थोड़ी देर पहले लड़ाई शुरू हो गई थी क्रेडिट को लेकर कि भाई इसका क्रेडिट किसको है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया कि आज जो कुछ आप कर रहे हैं या जो जिस चीज का आप जश्न मना रहे हैं उसका फैसला तो हमने लिया था, तो इसका क्रेडिट किसको जाएगा? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे जब हमारी फौजों की क्षमता बढ़ती है उसका क्रेडिट किसी को नहीं लेना चाहिए। ये देश की रक्षा के बारे में है, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूं, चाहे किसी को बुरा लगे या नहीं, आप जानते हैं कि जो प्रगति हुई, जो स्पीड हमारे मॉडर्नाइजेशन में हुई, एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। जब मैं सेनापति था तो मैंने एक प्रपोजल किया, जो आप हवाई जहाज हेलीकॉप्टर देखते हैं ट्विन रोटर के, ऐसे हवाई जहाज चाहिए हमें जो आर्टिलरी की गन को नीचे से उठा के टो करके कहीं भी लगा सकते हैं, पोजीशन कर सकते हैं। तो 2005-6 से 2013 तक उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है आप बताइए। और उसके बाद फिर तीव्र गति में हमको दोनों चीजें मिल गई। जो आर्टिलरी बड़ी खुश होती है, 777 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर हमारी फौज में क्यों आया, हमने, ये मेरा ब्रेन चाइल्ड था, मैंने कहा ऐसी गन चाहिए क्योंकि सड़कें नहीं बन रही तीव्र गति से, तो इसलिए हमारी इन्फेंट्री कैसे लड़ेगी। दूसरी बात, इन गन को उठाने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, और एयरफोर्स भी बहुत खुश हुई क्योंकि एयरफोर्स के प्लानिंग में ये चिनूक जैसा हेलीकॉप्टर नहीं था, तो वो भी बना है। पर लेकिन 2006 से 2013 तक कोई तरक्की नहीं हुई, मतलब फाइल कहीं से कहीं जाती ही रही, लेकिन तीव्र गति उसको मिली, अब हमारे पास है। अब हम दुनिया की ऊपर वाली 3 शक्तियों में हम शामिल हैं जिनके पास ऐसी गन को हेलीलिफ्ट करने का मौका मिला। अब रफाल आ गया है, तो रफाल जब जैसे ही आते जाएंगे हमारी क्षमता बढ़ती जाएगी। और तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, आजकल के युद्ध क्षेत्र में जॉइंट वॉरफेयर होती है, उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इकट्ठे प्लान बनाते हैं
और उनका CDS जो है वो इसीलिए अपॉइंट किया गया है ताकि वो सबके बीच में एक तालमेल हो जाए। तो इसलिए जॉइंटमैनशिप में हम आगे बढ़े हैं। चौथी बात बताना चाहता हूं कि हम रण क्षेत्र तिब्बत की बात कर रहे हैं, ना कि चाइना के मेनलैंड में। चाइना को उस तरफ भी हवाई जहाज रखने होंगे, चाइना को ताइवान की तरफ भी हवाई जहाज रखने होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें रण क्षेत्र तिब्बत में एक सुपीरियर पोजीशन आने की मेरे को अंदेशा है, कोई शक भी नहीं है। और हम अपने फ्रंटियर को, अपने सीमा को बहुत महफूज तरीके से उसकी हिफाजत कर सकते हैं।